खबर आती है माँ बाप ने बच्चे से मोबाइल छीन लिया, बच्चे ने माँ बाप को मार दिया। वीडियो गेम खेलने की लत की वजह से अपने आप ही लिया जाता है। वो दिन में 12 घंटे ऑनलाइन गेम्स खेलता था। एक बच्चे ने 2 दिन PUBG देखा, उसकी गर्दन अकड़ गई, मर गया। मोबाइल की लत से एक बच्चे की जान चली गई। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच में हाउ वुड दिस एंटायर थिंग वर्क? यदि पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस आ जाए 2 चीज़ों की कि एक बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, नंबर 2 क्या होना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है पता है, सारे प्रोग्राम के आगे उसका एज सर्टिफिकेट है लिखा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो ऑन एन एवरेज 7 ईयर्स से बिलो बच्चों के लिए नहीं है। छोटे बच्चों के लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा है। अच्छा, कपिल शर्मा वो 13 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है। आजकल कहा जाता है कि सेक्स एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे में पेरेंट्स उनको इस तरह के जो टबू टॉपिक्स हैं इनके बारे में कैसे बात करें, कैसे उनको समझाएं? हम बच्चे को यदि ये बताएं, आज की डेट में बच्चे सुनते नहीं है पेरेंट्स की, मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को संस्कार दें, लेकिन बच्चे उनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर पेरेंट्स संस्कार दे ही नहीं पाते क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है। दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, बच्चा दिन भर घर में अकेला रहता है। तो हजारों सवाल मेरे पास रोज आ रहे हैं और मैं कहूंगा कि इन सवालों को आंसर करने के लिए rather than me, I should invite an expert। और आज हमारे पास पेरेंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं सर परीक्षित जी जोबनपुत्रा, एंड आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को इस चैलेंजिंग युग में बेस्ट एजुकेशन दे सकें, उन्हें बेस्ट तरीके से संस्कार दे सकें ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने। परीक्षित सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यू वेलकम सर। तो आपको क्या लगता है सर, आजकल बच्चे जो सुनते नहीं है पेरेंट्स की, कोई साइकोलॉजिकल रीजन है जो बढ़ते हुए बच्चों में आज किसी और रीजन से, सोसाइटी इम्पैक्ट या मीडिया इम्पैक्ट के कारण या इंटरनेट के इम्पैक्ट के कारण हो रहा है? यस, ढेर सारी चीज़ें हैं, बट पहली चीज़, बच्चा वही करता है जो हम करते हैं जी। हम जो कहते हैं वो कभी नहीं करता। सो जब हम कहते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन कि क्या बच्चे को कोई ध्यान से सुने वैसा एक्सपीरियंस उसने किया हुआ है? अब बच्चे को ही सामने वाले को ध्यान से सुनना चाहिए। माने जैसे आप पूछ रहे हैं तब मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुन रहे हैं। क्या बच्चे को वैसा एक्सपीरियंस है कि वो जो बता रहा है मम्मी या पापा फोन को साइड पे रखते हुए, काम को साइड पे रखते हुए बच्चे को ध्यान से सुन रहे हो? तो ज़्यादातर केसेस में आंसर इज नो। वो बच्चे के साथ मम्मी या पापा, मे बी बच्चा कुछ बात कर रहा है, मम्मी फोन में है, किचन में है, पापा ऑफिस के काम में है, लैपटॉप में है और वहीं से जवाब दे रहे हैं। यदि हम एक्चुअली चाहते हैं कि बच्चा हमें ध्यान से सुने, पहले हम उसको सुनने की शुरुआत करें। नंबर 1 विथ फुल अटेंशन, नंबर 2 आई कॉन्टैक्ट, नंबर 3 स्माइल। ये 3 चीज वस्तु के साथ यदि हम बच्चे को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नॉन स्टॉप सुने तो बच्चे के पास कहने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं और आदि ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड ही वाज लाइक, पापा आप तो ऑफिस में ही वीडियो बनाते हो एंड इसलिए मिस्टर बीस्ट आपसे आगे हैं, ही 7.5 राइट। बोले इसके इतने मिलियन है, आपके तो 1 मिलियन ही है राइट। एंड आई वाज लाइक ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए? एंड ही वाज लाइक कि मिस्टर बीस्ट जहाँ पर जाते हैं ना वहाँ पर वीडियो बनाते हैं और वो आपसे ज़्यादा वीडियो पब्लिश करते हैं और आप तो सिर्फ पेरेंटिंग पे वीडियो बनाते हैं, वो है ना अलग अलग चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं तो उनको लोग ज़्यादा देखते हैं। अब आपका पेरेंटिंग का है वो बच्चे तो देख नहीं पाते। जैसे मेरे दोस्त थे वो आपकी वीडियो नहीं देखते। मैंने बोला बात तो सही है, आई विल मेक श्योर कि मैं और कुछ करूँ बेटा। तो 7 साल के बच्चे के पास भी मुझे कुछ कहने के लिए, मेरे बेटरमेंट के लिए आधे पौने घंटे तक, जब तक हमारा नाश्ता चला तब तक ही वाज स्पीकिंग नॉन स्टॉप। बिल्कुल। जब उसको सुना गया तो अब उसको हैबिट है कि जब सामने वाला बोले तो मुझे भी कैसे सुनना है। लेकिन सर आज पेरेंट्स के पास ना हर रोज वो बच्चे की इतनी शरारत है। जैसे कल ही एक लेडी मुझसे बोल रही थी कि सर हमारा बच्चा ना हाइपर एक्टिव है सर, नाक में दम कर रखा है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा तो क्या मतलब बच्चा बिल्कुल शांत बैठा हुआ होना चाहिए घर पे, आप क्या चाहते हो?
नहीं नहीं थोड़ा तो मॉडरेट होना चाहिए, बहुत बदमाश है। मैंने कहा बहुत बदमाश नहीं, बहुत एक्टिव है, कैन यू चेंज दिस? लेकिन वो कहती है सर पेशेंस रहता नहीं है, अब रोज रोज इसकी वही हरकतें होती है, फिर कभी कुछ तोड़ता है, कभी किसी की नाक में दम करता है, कभी क्या। और आपके लिए कहना आसान है, आप इतनी दूर बैठे हो कि भाई एक एक्टिव बच्चा है, बदमाश नहीं है, लेकिन जब शिकायतें आती है तो बहुत ज़्यादा होती है। तो सर कैसे ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी है, पेरेंट्स की एनर्जी मैच नहीं कर पा रहे या पेरेंट्स उनकी एनर्जी मैच नहीं कर पा रहे, तो हाउ टू हैंडल दोज किड्स, हाउ टू डू पॉजिटिव पेरेंटिंग विद दोज किड्स? जो भी मम्मी पापा ये कहते हैं वो अपने आप को देखे, अपने मम्मी पापा को देखे, उनके मम्मी पापा से आज उनके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी। ट्रू, राइट। वो जो काम करते थे उससे ज्यादा काम करते होंगे, वो जितना ट्रैवल करते थे उससे ज्यादा काम करते होंगे, ज्यादा ट्रैवलिंग करते होंगे। मे बी शायद मदर्स पहले सिर्फ घर का काम संभालने में भी पूरा दिन चला जाता था, आज घर ऑफिस दोनों ढेर सारी मदर्स संभालती हैं प्लस बच्चा। एंड नाउ द क्वेश्चन इज 2060 में 2070 में क्या इतनी ही एनर्जी चलेगी कि ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी? बहुत ज्यादा। सो जो यूनिवर्स है, जो गॉड, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको भी माने, उसको आज की थोड़ी पड़ी है कि वो आपके घर के अंदर सोफे पे कूद रहा है या धमाल मस्ती कर रहा है। उनको तो ये देखना है कि ये बच्चा एआई के समय पे टिक पाएगा कि नहीं, ये एआई से कॉम्पीट कर पाएगा कि नहीं, ये उस समय के जो जीनियस बच्चे या सुपर जीनियस या सुपर टैलेंटेड सुपर फास्ट बच्चे होंगे उनके बीच में कॉम्पीट कर पाएगा कि नहीं। इसलिए ऊपर वाले ने यदि इतनी एनर्जी दी हुई है तो पहले ऊपर वाले को थैंक यू बोलो, राइट, कि थैंक यू गॉड कि आपने मेरे बच्चे को इतनी अच्छी एनर्जी दी हुई है। नाउ इट इज माई प्रॉब्लम या माई सिचुएशन और माई ड्यूटी कि मैं जब तक वो वहां पर पहुंचे तब तक इसको मेंटेन रखूं, तब तक उसको मैं राइट डायरेक्शन दूं। करेक्ट। सो नाउ अब मेरा रोल क्या होना चाहिए? तो वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चा सारी चीजों को एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखना चाहता है। मैंने आपने ढेर सारी चीजें सीखी समझी है, तो नाउ वी आर व्हाट, सिलेक्टिव लिसनर, राइट, सिलेक्टिव लर्नर, कि मेरे लिए काम का लगेगा मैं सीखूंगा, काम का नहीं लगेगा हम ध्यान नहीं देंगे। बट बच्चा इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। तो सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए उसका हाइपर होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड नाउ वो बच्चे को मैं टेनिस में डाल दूं, वो बच्चे को मैं फुटबॉल में डाल दूं, वो बच्चे को मैं स्विमिंग में डालूं, वो बच्चे को मैं कराटे कराऊं, ऐसे कोई भी ज़्यादातर एक्टिविटी जहाँ पर हाई इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी है, नंबर 1। नंबर 2, उसको कभी भी लेबल ना करो एब्सोल्युटली कि तू हाइपर एक्टिव है, तू चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहता है, तू बदमाश है। ये यदि मैंने कर दिया तो वो जिंदगी भर वही रहेगा, राइट। इंस्टेड मैं जस्ट क्या करूंगा कि मैं उसको ऐसे एक्टिविटी में डालूंगा एंड कभी भी मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। छोटा सा एग्जांपल दूं, एक सब्जी वाला जो सब्जी मंडी रहती है, वहां पर एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, खराब आलू ले लो, खराब आलू, एकदम खराब आलू ले लो, खराब आलू। तो क्या आप उसके पास जाएंगे? नो, नहीं। नाउ जरा सोचें, मम्मी पापा कर क्या रहे हैं? उनका आलू माने उनका जो बच्चा है उसके अंदर बोले हाइपर एक्टिव है, एक जगह पर बैठता नहीं है, हैंडराइटिंग खराब है, इंग्लिश खराब है, मैथ्स खराब है, पढ़ता नहीं है। ऐसी जो नेगेटिव बातें हैं वो अपने आलू के बारे में, अपने बच्चे के बारे में दुनिया को वही बताते रहते हैं। और फिर बच्चा बोले कुछ करता नहीं है, बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, बच्चा डिप्रेशन में है। तो भाई ये बच्चे को दुनिया लेगी तभी जब आप आलू की तारीफ करेंगे। सो ट्रू, राइट। तो हमें एक आलू के लिए 5-10 रुपए के आलू के लिए ध्यान रखना है, तो ये तो करोड़ों खरबों रुपए का दिल और दिमाग लेकर आया हुआ बच्चा है। क्या बात है। आई मीन दिस इज सो इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आलू है और वो आलू इस समय बच्चे के रूप में हमारे सामने है और वो बच्चा सुन रहा है और उसको बोला जा रहा है कि मैं खराब हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं बदमाश हूँ, उसका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चरें क्या बना रहा है? नहीं पढ़ने की, नहीं। हाँ। और वो जो पिक्चरें बना रहा है वो उसका माइंड भी मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर उस साइंस के हिसाब से सीखे तो। एंड अगर कोई मुझे बार बार बोले मैं बदमाश हूँ, मैं कहूँगा अब तो बदमाशी करके दिखाऊंगा, अब देखना, राइट। तो आई थिंक दैट इनर ईगो गेट्स फायर्ड अप। एंड सर यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले एक लाइव केस आया, एक 14 साल का बच्चा, पेरेंट्स साथ आए और पेरेंट्स ने कहा सर एक बार इसको आपका आशीर्वाद मिल जाए तो बढ़िया होगा। मैंने बच्चे से बातचीत की, बच्चा बिल्कुल गुमसुम,
पेरेंट्स चाहते थे कि वो इवेंट अटेंड करे मेरा। 2 दिन 3 दिन तक वो इवेंट अटेंड कर रहा है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, हेड डाउन करके बैठा है, ये सबसे एंड में बैठा है। मैंने पूछा क्या हो गया? बोलता है मेरे मम्मी पापा को पैसों की ज़्यादा पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी है। ही वॉज ब्लंट। एंड पेरेंट्स कैसे पेरेंट्स थे मैं आपको बताता हूँ, और इसीलिए मैं आपको इस सिचुएशन को समझने के बाद क्वेश्चन मैं पूछ पाऊंगा। सिचुएशन ऐसी कि पेरेंट्स ने बचपन से उस बच्चे को पालने के लिए एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया। उसको पालने के लिए उसके फादर तो एक बार तो मेरे ऑफिस में उन्होंने काम किया, जहाँ वो 3-3 4-4 दिन तक एक ही टाइम खाते थे, रहने की जगह नहीं थी तो वो मेरे ऑफिस में सोते थे। और मदर भी फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब में थी तो घर चलाने के लिए, और ऐसे में उन्होंने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया और बहुत सालों तक उन्होंने बहुत मेहनत की। अब अचानक से 14-15 साल की उम्र में ये बच्चा कहता है मेरे पेरेंट्स को तो मेरी पड़ी ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चा इकलौता बच्चा था। जब भी उसने आंख खोली न पापा है न मम्मी है। और कई बार मम्मी पापा ने नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह करने की कोशिश की तो लेट नाइट मीटिंग्स ये वो, बोले कि इनको तो सिर्फ पैसे की पड़ी, मेरी पड़ी नहीं है। वो बच्चा और पेरेंट्स दोनों ये सुनने के बाद रो रहे हैं सामने, और बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इस सिचुएशन में मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक कोच हूं तो मैं बच्चे को क्या बताऊं, मैं एक पेरेंट हूं तो बच्चे को क्या बताऊं, और मैं अगर बच्चा हूं और मुझे समझाना है आपको तो मुझे आप क्या समझाएंगे? वेरी गुड। सो पहली चीज मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगा, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर बच्चे के बारे में भी हम बात करेंगे। सो पहला, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो काम किया वो सर्वाइवल के लिए काम किया। करेक्ट। रोटी कपड़ा मकान। हमने काम किया सक्सेस के लिए। एंड नाउ अभी की जनरेशन को रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट एसी गाड़ी 2 व्हीलर उतना मिल जाता है। सो अभी उनको काम करना है किसके लिए? सर्वाइवल, सक्सेस, नाउ सेटिस्फैक्शन। तो नाउ जो पहले चलता आ रहा था कि मम्मी पापा टाइम नहीं देते थे, शायद मम्मी पापा ने सेपरेटली कभी टाइम नहीं दिया, बट हमने मम्मी पापा को मौज शौक करते हुए, मस्ती करते हुए, रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, वीडियो गेम मूवी में या कहीं पर एंटरटेन करते हुए कभी नहीं देखा, घूमते हुए कभी नहीं देखा। एंड इसीलिए कभी भी हमें ऐसा विचार नहीं आया कि वी नीड देयर टाइम ऑल्सो। अब नाउ जो ये बच्चा है, वो बच्चा, आज का बच्चा, वो देख रहा है कि पापा ऑफिस में गाड़ी से गए, गाड़ी से आए, और घर पे आने के बाद बच्चा क्या देखता है कि पापा टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखते हैं, दोस्तों के साथ फ़ोन पे बातें करते हैं, मम्मी रील्स देखती है। तो नाउ पर्टिकुलरली वो मम्मी पापा को एंजॉय करते हुए देखते हैं, जो शायद पहले की जनरेशन ने कभी भी पेरेंट्स को एंजॉय करते हुए नहीं देखा है। इसलिए डाई हार्ट उनकी जो बर्निंग डिज़ायर थी हर एक बच्चे की कि मुझे कुछ भी करके मम्मी पापा को खुशी देनी है। शायद मेरे लिए भी वो था कि मुझे ये छोटे घर में मम्मी पापा को नहीं रखना है। पहला काम मैंने किया था 22 साल की एज में मम्मी पापा को पेंट हाउस गिफ्ट में देना। राइट, वो बर्निंग डिज़ायर थी। आपने भी मे भी शायद वो बताया कि गांव के लिए पापा ने कहा और आपने वहाँ पर घर लेके उनको दिया। सो हमारी वो इच्छा रहती थी कि उन्होंने कभी खुशी नहीं देखी, हम उनको खुशी दें। बट आज बच्चा देख रहा है कि मुझे पढ़ने का बोल रहे हैं, मुझे लिखने का बोल रहे हैं, मुझे करियर बनाने का बोल रहे हैं, और वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं, तो रील्स देख रहे हैं, वो रील्स देख रहे हैं। तो नाउ अभी मम्मी पापा का एक ड्यूटी और एक बढ़ जाएगा। एंड ड्यूटी क्या बढ़ेगा कि पापा जो मेहनत कर रहे हैं वो मम्मी की ड्यूटी है कि वो बच्चे को बताए कि देखो बेटा, पापा इतनी मेहनत हमारे लिए ऑफिस पे जाके कर रहे हैं। आप पापा को शाम को जब उनका रिलैक्सेशन का, थकने का टाइम हो तब आप देख रहे हो, शाम का 1 घंटा 2 घंटा, पर वो 1 घंटा आराम करने के लिए उन्होंने जो 12 15 18 घंटे तक मेहनत करी है वो मम्मी की ड्यूटी है। एंड मम्मी जो काम कर रही है घर के लिए और मे बी ऑफिस में जाके, वो पापा की ड्यूटी है, पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी कदर बच्चे को मम्मी जब ना हो तब करवाए। बट ज़्यादातर मम्मी कंप्लेन करती है, तेरे पापा को तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। एंड वो पापा वो घर का बोझ लेने के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं। सो नाउ यहाँ पर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ऐड होगी मम्मी पापा के लिए। बहुत ही प्यारा, वेरी आई ओपनिंग सर। थैंक यू। एंड नाउ जब ये चीज़ आ जाती है, उसके बाद में थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चा जब 12-13 साल का पहुंचा, उसको पैसे कमाना सिखाओ। True. यदि आप पैसे कमाना नहीं सिखाओगे तो उसके दोस्त उसको खर्च करना सिखा देंगे।
एंड वो बच्चा डिमांडिंग होगा, वो बच्चा होगा लाइक दुर्योधन कि मुझे जो भी मिले आई एम नॉट हैप्पी विथ माई लाइफ। एंड इसीलिए 12, 13, 14 साल के बच्चे को कुछ ना कुछ हम प्रोजेक्ट दे, बच्चे को जो पसंद हो वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। बच्चे को कंप्यूटर पसंद है तो हम बच्चे को बोले ठीक है बेटा आप मुझे कंप्यूटर सिखाओगे, आपको प्रेजेंटेशन बनाना पसंद है, डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग पसंद है, अब मेरे लिए वो काम करके दो, आई विल पे यू फॉर दैट। सो बच्चे को मंथली 1000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, वो काम के बदले में 2000 रुपया दो। एंड 1000 रुपया बच्चा बचाता है, सेविंग में डालता है। 1000 रुपये जब उसके पास आते हैं मेहनत के, तब उसको समझ में आता है कि बापू जो इतना लेकर आता है उसके लिए पापा कितनी मेहनत करते होंगे। राइट। सो हम बच्चों को, मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि थोड़ा रफ वर्ड है बट बच्चे को कभी खैरात नहीं देनी है। पॉकेट मनी इज लाइक अ खैरात, राइट। वो मुफ्त का पैसा है, उसकी जगह पर उसको पॉकेट इनकम दो, नॉट दी पॉकेट मनी, पॉकेट इनकम दो। उसको गिटार पसंद है, वो संडे को मुझे गिटार सिखाए, मेरा टीचर बन जाए, मेरा कोच बन जाए, वीक में वो सीखे, वीकेंड में मुझे सिखाए, उसके बदले में पैसा ले ले। कुकिंग पसंद है तो संडे रात को वो सबका खाना बनाए, उसके बदले में जो होटल का बिल होने वाला था वो पैसा हम बच्चे को दें। क्या बात है। सो उसको जो पसंद है वो करते हुए यदि उसने पैसा बनाया गारंटी के साथ, उसको फिर पैसा उड़ाने में मजा नहीं आएगा। एक बार जेब में पैसा आया ना, फिर बचाने की इच्छा होती है, पर वो मेहनत का पैसा। अब यहाँ पे परीक्षित सर, एक ये एक्सपेरिमेंट है ना, मैंने पहले भी कहीं सुना था और मैंने अपने बच्चे के साथ किया। और किया तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि बेटा पैसे चाहिए क्या, चॉकलेट खानी, पहले दौड़ के आओ, दौड़ लगा के आओ, 100 मीटर दौड़ लगा के आओ, फिर 10 रुपए मिलेंगे चॉकलेट के। एंड ये हमने 1-1.5-2 महीना बहुत अच्छे से किया। उसके बाद बच्चे को समझ में आ गया यार पापा मत दो यार, रहने दो, मत दो आप, मैं ऐसे ही ले लूंगा। फिर वो घर में एक ऐसा माहौल हुआ कि अब उसके पास, उसके ऊपर वो वाली ट्रिक नहीं चल रही है, वो उसको शायद सीरियसली नहीं ले रहा। तो ऐसे में क्या किया जाए? ओके, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, राइट। सो माने हमें जो पॉकेट इनकम देनी है वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या 2 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के बदले में देनी है, नॉट फॉर हिज डिमांड। उसकी डिमांड के सामने हमें हमारी डिमांड नहीं रखनी, बट उसको गिटार पसंद है, उसको मे बी पियानो पसंद है, उसको स्विमिंग पसंद है, उसको कंप्यूटर पसंद है, उसका इंग्लिश अच्छा है एंड आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, वो मुझे सिखाए। वो जिम्मेदारी के बदले में उसको पैसा मिलना चाहिए, उसके अलावा पैसों के बारे में बातचीत नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, राइट। तो फिर वो बच्चा मनी माइंडेड नहीं होगा, या फिर वो मनी से आई वुड से कि थोड़ा सा इरिटेट नहीं होगा। That's interesting. तो मतलब मुझे समझ में आया कि क्या गलती है। तो मुझे ये बताइए, जैसे अब देखिए रिलेशनशिप काउंसलर्स कहते हैं ये रिलेशनशिप में इतनी चीज़ें याद रखो, इतनी चीज़ें ध्यान करो। पेरेंटिंग कोच कहते हैं इतनी चीज़ें ध्यान करो। हम जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच कहते हैं इतनी चीज़ें ध्यान रखो। मेडिटेशन कोच कहता है मेडिटेशन में कैसे ध्यान रखूँ इतनी सब। और उस पूरी प्रोसेस में बच्चे सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, मतलब जो भी हम पेरेंट्स हैं सब, अरे यार कमा के लाना है, फिर टीम को देखना है, ऑफिस का देखना है, घर का देखना है, राशन का देखना है, बिजली का देखना है, बच्चे की स्कूल की फीस देखनी है, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है। और अब तो फिर पॉपुलर एक्टिविटीज़ और ऐड हो गई हैं उनमें, और पड़ोसी आ गए रात को घर, हम कहीं पे चले गए, किसी के फंक्शन, सोशल लाइफ है ना, फिर किसी दिन बच्चे को बाहर जाना है कि भाई आज पापा बर्थडे है, आज पिज्ज़ा जाना है। मतलब ऐसी इतनी चीज़ों में हाउ डू वी रियली कीप इन माइंड दी स्मॉल थिंग्स। और एक सवाल यहाँ पे हर पेरेंट का आएगा सर, और आपके पास भी आता होगा, सर क्या ये प्रैक्टिकल है? राइट। सो क्या दुखी होना भी प्रैक्टिकल है? ना। राइट। सो यदि हम अभी ये नहीं करेंगे तो जरा सोचिए बच्चा पूरी जिंदगी में कितनी बार बड़ा होगा? एक ही बार। कैन वी डू कंट्रोल Z फॉर दैट? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो हम मे बी शायद बिजनेस के अंदर या कोई काम के अंदर या टीम के अंदर वी कैन हैव द रिप्लेसमेंट। आज नहीं तो हम कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों दौड़ लेंगे। प्रोजेक्ट में भी शायद 15 दिन डिले होगा, उतना मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, 2 क्लाइंट शायद कम होंगे, बट समहाउ क्या हम वो बच्चे को लेकर वैसा कर पाएंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो मेरा ये मानना है कि हमें ढेर सारी चीज़ें याद नहीं रखनी,
पहली चीज हम याद रखें कि मैं जो कर रहा हूँ, नंबर 1, क्या उससे मुझे खुशी मिल रही है? तो सपोज मैंने कुछ भी याद नहीं रखा, बट मैंने बच्चे को डांट दिया। डांटने के बाद क्या आपको खुशी मिलती है? इफ आंसर इज नो, उसका मतलब कि कुछ गलत कर रहे हो। माने जब भी मैं कुछ भी काम करूं, मैं अपने आप को पूछूं कि क्या इस तरीके से, मैं अभी जैसे आधी पालती मार के बैठा हूं, अब इस तरीके से बैठे, इसमें अभी खुशी मिल रही है? इफ यस, तो वैसे बैठे, ऐसे नहीं सोचना है कि भाई कैमरे में कैसा दिखेगा, क्या होगा क्या नहीं, अभी देखते हैं। चाय पीने में खुशी मिल रही है, ओके, नंबर 1। सो मुझे खुशी मिल रही है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे। मे भी शायद आपका भी अनुभव है, हर किसी फादर का एक्सपीरियंस होगा कि वो जब नन्ही सी जान को जब हमने पहली बार हाथ में पकड़ा हो, शायद दुनिया के सारे अचीवमेंट छोटे लगते हैं वो छोटे बच्चे के सामने, राइट? उसकी नन्ही सी आंखें हमें बहुत बड़ा सपना दिखा देती है, राइट? उसके नन्हे से हाथ होते हैं जो शायद हमारी उंगली से भी छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, वो देख के हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, हमारे अंदर ताकत आ जाती है। नाउ पहला कि वो देखते हुए, बच्चे के साथ खेलते हुए, मैंने बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा हुआ है कि वो छोटे बच्चे उसके कंधे पे बैठ जाए और घोड़ा घोड़ा खेले। उनके नीचे 5,000 लोग काम करें, 10,000 लोग काम करें, बड़ी ये बच्चा सबके बीच में बोले दादा घोड़ा घोड़ा, तो दादा वहां पर घोड़ा घोड़ा कर देते हैं, राइट? सो वहां पर उनको खुशी मिलती है, नंबर 1। तो यस। नाउ नंबर 2, क्या ये काम मैं लंबे समय तक कर सकता हूँ? शराब पीने से खुशी मिलेगी, यस, किसी को मिलती है, किसी को सिगरेट में मिलती है, बट क्या ये चीज वस्तु मैं लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर पाऊंगा? इज इट सस्टेनेबल? तो इफ आंसर इज नो, तो मुझे रोक देना चाहिए। ट्रू। सो नाउ मैं कहूँ सारे नियम भूल जाए, हम ये 2 नियमों को ध्यान में रखें। कुछ भी करते वक्त, क्या मैं टाइम से ऑफिस पे जाऊं तो खुशी मिलती है? टाइम से होमवर्क कर लूं तो खुशी मिलती है? आंसर इज डेफिनेटली यस। टाइम से स्कूल पे जाए खुशी मिलती है? एक्सरसाइज करे खुशी मिलती है? यस। क्या वो सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म तक किया जा सकता है? इफ आंसर इज यस, वो करो। ये 2 नियम ध्यान में रखोगे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। I mean, आपने इसको जिया है। मैंने आपका देखा कि जब आपका बेटा आदि हुआ, तो 7 years तक आपने ट्रैवल वगैरह के असाइनमेंट्स लेना बंद कर दिया ऑलमोस्ट। आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू वर एट होम या यू वर अवेलेबल फॉर हिम। ये इतना सारी अपॉर्चुनिटीज को ना बोल के अपने आप को कन्फाइन करना पहले 7 साल, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट? नंबर 1 एंड नंबर 2, इसके लिए आपने, आपके अंदर वो बाकी सारी चीज़ें छोड़ने के लिए जो कैलकुलेशंस क्या आई नहीं आपके पास कि पेरेंट्स की तरफ से, कभी घर की तरफ से, कभी कुछ पर्सनल एम्बिशंस होती है। हम आज जिससे भी मिलते हैं उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा है, हमें लगता है यार हम तो कम है, उसके पास ज़्यादा है तो थोड़ा तो होना चाहिए। कल को बच्चा बड़ा होगा तो उसको ज़रूरत पड़ सकती है, कल को कुछ अनहोनी हो सकती है फ्यूचर में, उसके लिए पैसा ज़्यादा। हाउ डिड यू गैदर दैट स्ट्रेंथ एंड हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ? कैसे आपने कन्विंस किया कि हाँ फ्यूचर में कुछ अनहोनी के लिए मुझे ज़्यादा कमाना पड़ सकता है? मतलब आज देखिए हर आदमी क्यों भाग रहा है? वैसे तो जितना आज कोई लाख रुपया कमा रहा है तो उसमें आराम से जी रहा है, राइट। लेकिन आदमी 5 कमाना चाह रहा है क्योंकि फ्यूचर में कुछ हो गया तो, कोई कैंसर आ गया तो, कोई बीमारी हो गई तो, कुछ और हो गया तो। हाउ डिड यू कंट्रोल दैट डिजायर? और आपने किया जो तो किया, आपकी वाइफ भी कर पाई, मेघा जी भी। तो ये 2 क्वेश्चन है। पहली चीज 7 years ही क्यों? नंबर 1, नंबर 2 आपने कैसे इसको किया? ओके, सो 7 years इसीलिए क्योंकि 0 to 7 years is for the heart development of the child. 7 to 14 is for the head development. And then after आता है 14 to 21 is a hand development. अच्छा। So 0 to 7 is a heart development. Is what? कि कोई भी व्यक्ति के बीच में या कोई भी व्यक्ति के माइंड में जो लव की परिभाषा है, केयर की, शेयरिंग की, वो पहले 7 साल में ही फोल्ड हो जाती है एंड वही इंप्रेशन जिंदगी भर रहती है। और इसलिए जब किसी भी व्यक्ति को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको बाबू, सोना, मोना, वो बचकानी हरकत हम उनके साथ करते हैं। Correct. वो काली काली भाषा में बात करते हैं। मे भी शायद शशि थरूर इतना अच्छा है वो, बट वो जब भी वो प्यार में होंगे भाभी जी के साथ में, तो शुरुआत के अंदर वो भी उनको फराटेदार इंग्लिश में बात नहीं करते होंगे, बाबू सोना से बात करते होंगे, राइट? सो पहली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो जो लव, केयर, सिंपैथी, एम्पैथी,
वो जो सारी चीज़ें हैं वो फर्स्ट 7 ईयर्स में डेवलप होती है। ओके। तो इसलिए वहाँ पर मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी या कोई भी ऐसा प्राइमरी केयर गिवर जो बच्चे के सामने ज़्यादातर अवेलेबल हो, कोई एक हो वो अच्छी बात है, 2 हो और अच्छी बात है, राइट। एंड इसीलिए मैंने और मेघा ने पहले से कॉन्शियस डिसीजन लिया हुआ था। एंड मेरा ये मानना है कि क्लैरिटी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। ट्रू, राइट। मैंने उसके लिए चीखना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। सो वी वर वेरी मच क्लियर कि हमें टेडएक्स नहीं करना है, हमें जोश टॉक नहीं करना है, हमें कोई भी मीडिया या कोई भी जगह पर या पॉडकास्ट वगैरह भी हमें नहीं करने हैं जब तक अध्याय 7 ईयर्स का नहीं होता। एंड यदि हम वो करेंगे, हम बिजनेस की मीटिंग करेंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। बट एक चीज़ है कि गाड़ी को कब चलानी और गाड़ी को कब पार्क करनी हमारे हाथ में, वो हमें पता होना चाहिए। तो हमने सोचा कि अभी जो हुआ वो हुआ, अब हम गाड़ी को पार्क कर देते हैं जी। शायद ये ऑफिस है, थोड़ा और बड़ा ऑफिस होता, गाड़ी एक है और एक बड़ी होती गाड़ी, शायद घर है और थोड़ा बड़ा घर हो जाता। बट क्या वो अगेन वो खुशी देता? एंड नंबर 2, वही चीज मैं जिंदगी भर करता रहूंगा तो क्या वो सस्टेनेबल होता? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मैंने देखा है वन ऑफ द पर्सन जिनका फोर्ब्स मैगजीन में नाम हो, फ्रंट पेज पे फोटो छपा हुआ हो, यानी घर पे 2 हेलीकॉप्टर ऊपर हो, एंड वो काउंसलिंग के लिए आए हुए थे। सारी मैंने Z+ सिक्योरिटी ना 5-5 7-7 मर्सिडीज सब कुछ ताम झाम के साथ। एंड लिटरली बॉम्बे के घर पे वो आए हुए थे काउंसलिंग के लिए। जब अंदर आए रूम में तो लिटरली एज अ कपल, एज अ ग्रैंड पेरेंट, दे वर क्राइंग। अंदर से इतना खालीपन था। एंड उनकी ये बात थी कि आप हमारे बच्चों को समझाओ कि हमें ग्रैंड सन एंड डॉटर के साथ टाइम बिताने दें, राइट। वी वांट कि हम सब लोग साथ में रहे, उसके लिए मैंने मेहनत करी हुई है। जब उनके बच्चों से बातचीत हुई एंड दे वर लाइक कि उन्होंने सारी चीज़ें बताई होगी कि 400 रुपये से शुरुआत करी, ये किया, सब कुछ किया। बट क्या उनकी बातों में कभी भी ऐसा निकला कि मेरे बच्चे का जब स्पोर्ट्स डे था तो मैं एक भी दिन अवेलेबल था? क्या कभी उन्होंने ऐसी कोई भी बात बताई कि अब मेरे बड़े बेटे की ये हॉबी थी या छोटे बच्चे की ये हॉबी थी? ऐसा कुछ भी उनकी बात आई? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं आई। तो बोले हम वैसा नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में वैसे संस्कार आए। वो हमें कुछ नहीं देंगे तो हम एक बेडरूम के घर में रह लेंगे, बट वी डू नॉट वांट कि वो हमारे बच्चों के साथ रहे। उन्होंने हमको नहीं टाइम दिया तो उनको क्यों दें? अब उनको सब याद आ रही है। फिर मेल मिलाप कराते हुए धीरे धीरे बात हुई। बट ऐसे मैंने ढेर सारे लोगों को देखा है कि जिनके पास पैसों के अलावा कुछ ना हो, राइट। वैसे गरीब लोग होते हैं। तो वो चीज़ देखते हुए मुझे समझ में आया कि भाई पैसे होंगे तो वो बैंक बैलेंस में होंगे, और ज़्यादातर हमारे जाने के बाद उन लोगों के ही हो जाते हैं। तो उससे अच्छा कि हम थोड़ा कम कमा लें, फ़र्क उतना नहीं पड़ता। सो 70% बिजनेस हमने बंद कर दिया था। एंड फिर अब धीरे धीरे फिर से चालू कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। आई मीन ये जो विजडम है ये काश सबको आ जाए। इनफैक्ट मैं कहूँगा जब माई सन वॉज ऑल्सो ग्रोइंग अप तो मेरा भी बिजनेस उस समय नेसेंट स्टेज में था, और मुझे रादर देन गिविंग टाइम टू माई सन आई एंडेड अप गिविंग मोर टाइम टू माई बिजनेस की अरे यार अब तो इसके अच्छी स्कूलिंग के लिए काम करना है। मतलब पेरेंट्स का बिकॉज पेरेंटिंग के ऊपर हमने न तो अपने पेरेंट्स से कभी सुना, राइट, न स्कूल में कभी सुना, न माता पिता से कभी सुना अरे बच्चे तो पल जाते हैं। हमने तो यही सुना, अरे बच्चों का क्या है, बच्चे तो पल जाते हैं। क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, 10-10 20-20 से एक छोटा बच्चा कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है। सेफ एनवायरनमेंट, एब्सोल्युटली, जहां पर मम्मी पापा को ध्यान नहीं देना था। ट्रू। एंड इसीलिए नाउ वी आर ऑन अ मिशन कि हमें 10,000 पेरेंटिंग कोच तैयार करने हैं। वाओ, दैट्स इन 1.5 मिलियन स्कूल्स है इंडिया के अंदर। तो एटलीस्ट 10,000 पेरेंटिंग कोच हो। फिर हम 2035 में गवर्नमेंट के पास जाना चाहते हैं। एंड टचवुड गोल ये है, विजन ये है, मिशन ये है कि हम पेरेंटिंग की मिनिस्ट्री बनाना चाहते हैं। अमेजिंग, राइट। एंड जब वो थैंक यू एंड जब वो हो उसके बाद में फिर गवर्नमेंट जो है वो हर स्कूल के लिए कोई ना कोई पेरेंटिंग कोच को कंपलसरी करे, और कोई ना कोई स्कूल के टीचर को तैयार किया जाए जिसको भी इंटरेस्ट हो। तो 1.5 मिलियन जब पेरेंटिंग कोच होंगे तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी
होगी, बट वो हैप्पी इकोनॉमी होगी। अमेजिंग। अदरवाइज हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, और उससे बट क्या यदि होने वो वाला है? सैडनेस होगी, घर टूटे हुए होंगे, तो शायद वो हैप्पी इकोनॉमी नहीं होगी। एब्सोल्युटली। So, सर यहाँ ये तो मतलब जो मुझे आपसे सुनने को मिला, दिस इज लाइक इनक्रेडिबल, एंड ये विजन आपने देखा, इट्स ऑसम। अब इस विजन के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है, वो है आज की डेट में फिल्में, रील्स, वीडियो गेम्स विद series, फुल video ऑफ games, वायलेंस, right. फुल ऑफ आई वुड से वल्गर लैंग्वेज। स्कूल में आज बच्चा जा रहा है, तो जो हम लोगों को शायद कुछ चीज़ें 20 साल की उम्र में पता चली, वो बच्चों को आज 8 साल की उम्र में वो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं स्कूल में। right. अब ये जो इतना बड़ा चेंज है, इसमें क्या तो पेरेंटिंग कोच कर लेंगे और क्या बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर कर लेंगे। Right, कैसे right. इस चैलेंज के कारण अब क्या हो रहा है, खबर आती है माँ बाप ने बच्चे से मोबाइल छीन लिया, बच्चे ने माँ बाप को मार दिया। खबर आती है एक बच्चे ने 2 दिन पबजी देखा, पूरा 2 दिन 48 घंटे वो गर्दन हिलाए बिना देखता रहा और उसकी गर्दन अकड़ गई, मर गया। खबर आती है कि एक बच्चा एक दिन पबजी से या पता नहीं कोई दूसरे गेम से इंस्पायर होके अपने स्कूल में जाके अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। राइट। बच्चों में जो ये वायलेंस, फिर वायलेंस के साथ साथ सेक्स, यंग अडल्ट्स, 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इसके ऊपर बातें कर रहा है आज। हर स्कूल में बच्चों के पास ये मोबाइल पे चीजें अवेलेबल है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच में हाउ वुड दिस एंटायर थिंग वर्क? आई थिंक ढेर सारी चीजें अगेंस्ट में तो है। माने माना अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। राइट, सच अ ब्यूटीफुल वर्ड। इसीलिए हमें दिया जला रहे हैं जी। और नंबर 2 कि यदि पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस आ जाए 2 चीज़ों की, कि एक बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, नंबर 2 क्या होना चाहिए, तो शायद हम ये फाइट को थोड़ी आसान कर सकते हैं। माने लड़नी तो पड़ेगी, करेक्ट, बट फिर भी हमें आसान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 हम एक रेशियो ध्यान में रखें 4/2/1। मैंने आज हम बच्चे को मोबाइल देंगे, नहीं चलेगा। बच्चा टीवी नहीं देखेगा, नहीं चलेगा। वो देखना जरूरी है, तभी तो वो एआई के समय के अंदर सॉफ्टवेयर कोडिंग में भी शायद आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग में भी, इलॉन मस्क में भी, जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो 12, 13, 15 साल की एज पे वो कोडिंग करते थे, कंप्यूटर पे 12-12 घंटे बैठे हुए थे। तो बिकॉज ऑफ दैट अर्ली एज के अंदर स्क्रीन का पॉजिटिव एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ दैट मे बी शायद वो कर पाए। तो नाउ अब वो पॉजिटिव एक्सपोजर के लिए मम्मी पापा को क्या ध्यान में रखना है, 4/2/1। 4 दैट इज 4 आवर्स बच्चे ने स्टडी किया, स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क कुछ भी किया। 2 आवर्स शुड बी स्पोर्ट्स, एस फॉर स्टडी, एस फॉर स्पोर्ट्स, इधर इंडोर और आउटडोर। एंड वो यदि हो तो फिर एस फॉर स्क्रीन है। तो वो 1 घंटा उसका डिमांडिंग स्क्रीन नहीं होना चाहिए, अर्नड स्क्रीन होना चाहिए कि ये 2 चीज हो गई है। नाउ यू हैव द राइट टू वॉच द स्क्रीन, इधर मे बी टीवी और एनीथिंग एल्स। अब नाउ जब बच्चा देखता है तो आज मे बी नेटफ्लिक्स या OTT का कोई भी प्लेटफॉर्म आप पकड़े, एक बहुत अच्छी चीज क्या है पता है, सारे प्रोग्राम के आगे उसका एज सर्टिफिकेट है, लिखा है। 90% पेरेंट्स वेरी फर्स्ट थिंग बच्चों के सामने वही मारधाड़ वाली चीज़ें, हॉरर वाली चीज़ें, एक्शन मूवी और मे बी सिमिलर काइंड ऑफ, नॉट दी 100% एडल्ट बट मिनी वर्जन ऑफ दैट, ऐसी कुछ चीज़ें देखते रहते हैं। नाउ बच्चा तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मम्मी पापा जितना देखते हैं बच्चा उससे कई गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्सोल्युटली। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो ऑन एन एवरेज 7 ईयर्स से बिलो बच्चों के लिए नहीं है। छोटे बच्चों के लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा है। अच्छा। कपिल शर्मा वो 13 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है, वो 13 साल के बाद वाले बच्चों के लिए है। ट्रू। कितने घर होंगे जिसमें कुछ एपिसोड के अंदर कुछ ऐसी हल्की फुल्की कुछ कमेंट होगी जो बच्चों ने भी सुनी होगी 13 साल से पहले, ऑलमोस्ट एवरी फैमिली। सो नाउ एज से पहले जब बच्चे को मिलेगा तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बच्चा ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा। इन दैट सिचुएशन उसके पास मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट है। तो पहले बुराई के लिए बच्चे को घर के बाहर जाना पड़ता था, आज तो पूरी दुनिया भर की बुराई
वो डिब्बे के अंदर इंटरनेट के थ्रू आ सकती है। और बच्चे को पता है यूट्यूब में सब ये मिलता है, सब कुछ है। ही नोज हाउ टू सर्च। यस, 100%। सो इसलिए मम्मी पापा जिस खाली ध्यान रखें कि उसका जो भी कंटेंट दिखाना है एज अप्रोप्रिएट हो। हर बच्चे की वो प्रोफाइल हम बना के रखे सारे वो वहाँ पर, एंड वो प्रोफाइल के अंदर एज डाल दी बच्चे की, उसके अकॉर्डिंगली ही कंटेंट वहाँ पर बच्चे को दिखाई देगा। उसके अलावा की सारी प्रोफाइल मम्मी पापा की वो लॉक होनी चाहिए। सो ट्रू सर। ये आई थिंक सभी लोग इस पॉडकास्ट को हर एक पेरेंट्स तक ज़रूर पहुंचाएं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर न्यू पेरेंट्स। जैसे मैंने न्यू पेरेंट्स का एक ट्रेंड देखा है सर, आप कई रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं, बच्चा गोद में है, 2 साल का है, 1.5 साल का है या 1 साल का है, पेरेंट्स को बातें करनी होती है अपने फ्रेंड से, और उसके बाद बच्चे के सामने क्या रख दिया जाता है, टैबलेट और मोबाइल, और वो बच्चा 1-1.5 घंटा कंटिन्यू कार्टून देखता रहता है। अब यहाँ तो अभी हमने इसके बारे में तो बात की कि इट हैज़ टू बी ए कंट्रोल टाइम, और पेरेंट्स को बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो बच्चे की उस हाइपर एक्टिविटी को या जो भी एक्टिविटी बच्चा करता है उसको वो अवॉइड करना चाहता है। राइट। बट इसका मैंने असर ये देखा कि कुछ बच्चे मेंटली इसके कारण डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, जैसे कि दे आर गेटिंग स्लो लर्नर्स, दे आर बिकमिंग स्लो लर्नर्स, ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, वो सारी चीजें आएगी। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे जो 6-6 साल के हो गए, बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एंड दे आर नॉट सोशल। कैन इट बी क्योर्ड, कैन इट बी चेंज्ड विद पॉजिटिव पेरेंटिंग? 100%। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यदि है तो वो माँ बाप का प्यार है। वाओ। सो उनका इंटेंशन इज 100% प्योर, बट इंटेंशन इनटू एक्शन इज इक्विवेलेंट टू रिजल्ट। एक्सीलेंट। सो मम्मी पापा का इंटेंशन इज 100% प्योर, बट यदि एक्शन नेगेटिव होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैंने 100% पॉजिटिव इंटेंशन है, -1 इज द इनपुट है या एक्शन है, तो रिजल्ट -100 आएगा। सो नाउ अब हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज कि जो भी बच्चे ऐसे हैं तो रूटीन में बच्चे को 9 मिनट का स्पर्श मिलना चाहिए, मम्मी पापा का प्यार वाला, थप्पड़ वाला नहीं, गुस्से वाला नहीं, 9 मिनट का। बच्चा ये स्पेसिफिकली एक एज ग्रुप में ही होना चाहिए या किसी भी एज, एट एनी एज, राइट? मैंने जहां पर हम बच्चों के साथ लव, केयर, कनेक्शन वो टूट रहा है, वो तभी टूटेगा जब मम्मी पापा का स्पर्श कम हो जाए। जब तक वो 2, 3, 4, 5 साल तक मम्मी पापा का स्पर्श, जादू की झप्पी, पप्पी होलसेल में मिलता रहता था, तब तक बच्चा मम्मी पापा के कंट्रोल में था, राइट? वो जो बच्चे की ड्राइविंग सीट थी वहां पर मम्मी पापा थे। अब जब वो धीरे धीरे हट गया, अब फेसबुक आके बैठ गया है और मम्मी पापा को पिछली सीट से चिल्लाना पड़ता है। अब वो इंस्टाग्राम या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पबजी या फ्री फायर आके बैठा हुआ है, अब मम्मी पापा को चिल्लाना पड़ता है। बट यदि मम्मी पापा ड्राइविंग सीट पे आना चाहते हैं तो पहली चीज, नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल रिलेशनशिप है, 9 मिनट का मम्मी का, 9 मिनट का पापा का स्पर्श मिलना जरूरी है। यदि बच्चा ADHD है, ऑटिज्म है या ऐसी कोई भी सिचुएशन है, 18 मिनट का स्पर्श मिलना जरूरी है। एंड बच्चे में बहुत मेजर माने सीवियर डिप्रेशन में चला गया, एज यू सेड, कि वो जो बच्चा था वो बात नहीं करता था, एंटी सोशल हो गया, डिप्रेशन में है, फ्री जोन में चला गया है या सुसाइडल थॉट में है, तो 27 मिनट का स्पर्श मिलना चाहिए। सो 1x, 2x और 3x, राइट? उतना जैसे हमें खाली ध्यान में रखे। अब मम्मी पापा सोचेंगे ऐसा स्पर्श कैसे दे, तो बेस्ट थिंग इज मालिश। बच्चे को मे बी एटलीस्ट 1 वीक और 2 वीक रात को सोते वक्त यदि आप मालिश करते हैं, स्पेसिफिकली हमने बच्चे के हेड पे, स्पाइनल कोड पे, पैर के तलिए में, हाथ पे, जहाँ पर मैक्सिमम एक्यूप्रेशर्स है, राइट? हमारी पूरी स्पाइनल कोड फुल ऑफ नर्व्स है, जो पॉजिटिव मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुँच रही है। हेड मसाज हमने कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट बच्चा हमारे साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग लव, स्ट्रॉन्ग केयर वो फील करना शुरू करेगा। वो इमोशन उसके दिल में हमारे लिए आने शुरू होंगे जो मोबाइल ने, वीडियो गेम ने मार दिए हैं, राइट? वो ऑक्सीटोसिन, द लव ऑफ केमिकल दैट इज ऑक्सीटोसिन, वो प्रोड्यूस होगा। मोबाइल के कारण, वीडियो गेम के कारण खाली और डोपामिन क्रिएट हो रहा है, ऑक्सीटोसिन कम हो रहा है, वो हम क्रिएट करें थ्रू मसाज। नंबर 2, बच्चा टीवी देख रहा है, हम उसके बाजू में जाए, उसको अपनी गोदी में उसका सर रखे और टीवी देखते देखते 10 मिनट 15 मिनट हमने सहला लिया उसको, उसके हाथों को उसकी पीठ पे हम सहला लिया, तो भी वो बात हो गई।
या फिर हमने 15-20 मिनट तकिया फाइटिंग कर लिया, धमाल मस्ती कर ली, बच्चे को नहला दिया, बच्चा छोटा है बच्चे को नहला दिया, कुछ भी करते हुए वी मेक श्योर कि 10, 12, 15 मिनट का स्पर्श मिले। वो भी पूरे दिन में नहीं मिला, फुल डे बिजी था। तो बच्चा जब सोया हुआ हो उसके बाजू में जाके रात को जादू की झप्पी देके आधा पौना घंटा आप उसके बाजू में लेट जाए। दैट विल ऑल्सो वर्क लाइक अ मैजिक। क्या बात है, राइट। सो पहला हमें बच्चे को स्पर्श देना है, एंड यू विल से कि जैसे ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा उसका टॉलरेंस पावर बढ़ेगा। सो आपने कहा कि बच्चे मारते हैं या मम्मी पापा को भी मारते हैं, खून कर देते हैं और किसी को मारते हैं, बिकॉज टॉलरेंस नहीं है। अब वो टॉलरेंस के लिए फिजिकल टच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर 2, मम्मी पापा क्या कर सकते हैं, उसके ऑटिज्म या मे बी ADHD या ऐसी कोई भी सिचुएशन है, तो हम ब्रेन के लिए जो पैरामीटर है वो क्या है, नंबर 1 किसी भी चीज को देखना या जज करना, ओके, नंबर 2 उसके ऊपर डिसीजन लेना, एंड नंबर 3 उसके ऊपर एक्शन लेना। राइट, जज, डिसीजन एंड देन आफ्टर एक्शन। सक्सेसफुल व्यक्ति सक्सेसफुल क्यों है? सपोज आप इतने सक्सेसफुल है तो क्यों है पता है? आपकी ये तीनों प्रोसेस के बीच में जो टाइम फ्रेम है वो काफी कम है, एंड जो व्यक्ति अनसक्सेसफुल है वो ये तीनों काम करता है बट 3 साल में एक बार ये तालमेल में बैठता है। सक्सेसफुल होता है वो हर 3 दिन में एक बड़ा डिसीजन लेता है। एक एवरेज पर्सन 3 साल में एक बड़ा डिसीजन लेता है, एंड जो सुपर अचीवर होते हैं वो हर रोज ये तीनों उनके कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ बड़ा वो चलता रहता है। करेक्ट। सो नाउ अब यही चीज को हम ब्रेन के पोटेंशियल को अनलैश करने के लिए या ऑटिज्म या मे बी स्क्रीन की जो साइड इफेक्ट है उसको कम करनी है। ये तीनों चीजों को हम एकदम कॉम्प्रेस कर दे इन अ पॉजिटिव वे। क्या ऐसा हो सकता है कि हर 10 सेकंड में ये प्रोसेस हो? पॉसिबल है शायद। टेनिस से, बैडमिंटन, जहां पर हमने बॉल को जज किया, डिसीजन लिया एंड एक्ट किया। राइट। सो बच्चे को कंपलसरी, मैं ये चाहूंगा कि हर बच्चे के लिए कंपलसरी होना चाहिए टेनिस। शायद मैथ्स का ट्यूशन नहीं जाएगा तो चलेगा, बट टेनिस या फुटबॉल या बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, उस टाइप की गेम कि जहां पर जजमेंट जल्दी करना है। क्रिकेट में होता है बट जब बैटिंग हाथ में आएगा तब होगा, जब फील्डिंग के लिए बॉल कैच करना आएगा तब होगा। तो वो है बट उसकी प्रोसेस स्लो है। तो जिनके बच्चे में भी ADHD या समथिंग ऐसी कोई भी सिचुएशन है, ऑटिज्म और समथिंग, उनको हम ये चीज करवाए। सो हम टच दे। नंबर 2, ये प्रोसेस को हम कॉम्प्रेस, माने हो सके उतने कम से कम टाइम में मैक्सिमम टाइम रिपीट करना पड़े वो हम करना शुरू करें। एंड नंबर 3, घर के अंदर जो भी भगवान ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस जिसमें भी मानते हैं, मे भी 15 मिनट 20 मिनट घर के अंदर मंदिर या जो भी इबादत की जो भी जगह हो वहां पर बैठते हुए बच्चे के साथ जो भी भगवान में मानते हैं उनकी प्रेयर करें। अमेजिंग, these 3 solutions are really amazing. अल्टीमेट काम करेगी। क्या बात है दोस्तों। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको परीक्षित सर को फॉलो करना है तो उनके YouTube चैनल और उनके काफ़ी सारे पेरेंटिंग के ऊपर कोर्सेज हैं, प्लस पेरेंटिंग के ऊपर आप भी बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं। सारी डिटेल्स इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। एंड हम भी काफ़ी सारे ऐसे फ्री कोर्सेज जो आपके माइंड से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं वो चलाते हैं। अगर आप में से किसी को भी मेडिटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें फ्री में सीखना है तो मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनकी डिटेल्स भी इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन जॉइन बोथ ऑफ अस इन दिस मिशन, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आपके थ्रू और आपके साथ बड़ा परिवर्तन ला सकें। परीक्षित, एक सवाल और आता है मेरे माइंड में बच्चों को लेके। आज एक अलग सी समस्या है, बच्चे के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत कुछ हो गया है, बहुत ज़्यादा, और उसके कारण अब वो बच्चा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगा है। और वो अब रिलेटिव्स को ले जाते हैं, बोलता है मुझे नहीं जाना, अरे मैं क्या करूँगा, वो बिना मन के जाता है। पेरेंट्स उसको बहुत समझाते हैं, बेटा नहीं, अपने को साथ में सबके रहना है। अब यहाँ तो वो पेरेंट्स को भी देखता है, पेरेंट्स जा रहे हैं दूसरों के, सबसे मिल रहे हैं, तो जैसे पहले वाली बात थी कि बच्चा जो देखता है वो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स कर रहे हैं बट बच्चा नहीं कर रहा है। राइट। नाउ ऐसे बच्चे कई बार इंसल्ट करवा देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को कई बार
बिहेव करना नहीं आता। नहीं आता। जैसे हमारे कल्चर में है कि भाई बड़ा देखते ही पाँव छुए, आजकल के बच्चे समझते नहीं है, कई बार उनको हर बार कहना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट मेंटली प्रेजेंट। उस समय उनका माइंड चल रहा है, अरे वीडियो गेम में ये चल रहा होगा, वहाँ ये चल रहा है, ये। हाउ टू डेवलप दिस, या फिर इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या हो सकता है? वेरी गुड। सो आजकल के बच्चों के लिए मैं कहता हूँ द इन्फोबेसिटी, करेक्ट, ओबेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट, जो आपने बताया। सो अब जब बच्चों के अंदर ये आ चुकी हैं और उसके कारण बच्चे ये मानते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, एंड नंबर 2 आपको कुछ नहीं पता। ट्रू, राइट, ये दो चीज है स्पेसिफिकली इन द टीनेजर्स। एब्सोल्युटली। सो उसको कैसे हैंडल करें, बड़ा प्यारा सा तरीका है जो हमने देखा हुआ था। 0 to 7 years हार्ट, देन आफ्टर आता है 7 to 14 एंड दैट इज हेड। So 7 to 8 years is the transition period from heart to head. And now हम 8 to 14 के बीच में बच्चे को सारे डिसीजन खुद लेने दें, जिंदगी के सारे डिसीजन उसको खुद लेने दें। उसके अंदर आर माने हम डेवलप करेंगे रूटीन, नंबर 2 एंड दैट इज डिसिप्लिन। रूटीन, डिसिप्लिन, राइट, ये दो चीज वस्तु हम बच्चे में डेवलप करना शुरू करेंगे। और रूटीन क्या होना चाहिए, कितने समय पे सोना, कितना कौन से समय पे उठना, कौन से समय पे खाना, स्पोर्ट्स एंड होमवर्क। ट्रू, ये 5 चीजों का यदि फिक्स टाइम हो जाए तो मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मम्मी पापा को बोलना पड़ता है, चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, हॉस्टल का डर दिखाना पड़ता है, एब्सोल्युटली, कुछ भी करना पड़ता है, ये 5 चीजों के कारण ही। ये 5 ही चीजों का हम धीरे धीरे होले होले पहले सोने का उठने का टाइम डिसाइड करें, फिर स्क्रीन का टाइम डिसाइड करें कि बेटा 12:30 बजे से पहले घर में टीवी देखना या स्क्रीन इज नॉट अलाउड। घर में नॉट अलाउड, इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर एवरीवन। रात के 9 बजे के बाद पे घर पे टीवी देखना इज नॉट अलाउड। उस तरीके से हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, एंड वो जब सब फॉलो करेंगे तो बच्चे में डिसिप्लिन आना शुरू होगा। एंड जब वो होगा तो बच्चे का हेड डेवलप होगा। सारी चीज़ों में बच्चे को इन्वॉल्व करना है फॉर द डिसीजन। इसीलिए नाउ अब मे बी इसमें ऐसा होगा, कुछ लोग कहेंगे इसीलिए बच्चे में थोड़ी हवा भर जाती है, इसीलिए वो वैसा करते हैं। तो नाउ द फेज इज 14 एंड दैट इज फॉर द हैंड डेवलपमेंट। वाओ, हैंड इज व्हाट, द परफॉर्मेंस एंड द स्किल्स। वो बच्चे वो होंगे जिसके अंदर हवा आ जाती है कि जिन्होंने अभी रियल लाइफ वर्ल्ड में अपने हाथ आजमाए ही नहीं है। करेक्ट, वो बच्चे के अंदर जितनी हवा है, मतलब यस बेटा यू आर राइट एंड आई नो यू कैन डू इट, जस्ट बेटा ट्राई इट आउट। एंड जब वो बच्चा उसको हवा है कि ऐसा ऐसे करने से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, 2 मिलियन हो जाएंगे ना, ऐसा करना चाहिए ना, आपको ऐसे बोलना चाहिए, राइट, एग्जाम्पल के तौर पे। एंड हमने उसके हाथ में दिया कि ठीक है बेटा चलो आप ये शूट करो, आप स्क्रिप्ट बनाओ, आप वीडियो एडिट करो, एंड फिर आप मुझे बताओ। तो गारंटी के साथ अब वो बच्चे में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। सो बच्चा इमेजिनेशन से बात करता है, पेरेंट्स एक्सपीरियंस से बात करते हैं। एब्सोल्युटली। बट जब तक बच्चे के अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा और मम्मी पापा में इमेजिनेशन नहीं आएगा, तब तक लोगों को लगता है जनरेशन गैप है, राइट। तो मैं ये बच्चा, मुझे पिज्ज़ा खाना है, बच्चे को पिज्ज़ा खाने ले जाए, बट 14 की एज पे हम बच्चे को जब पिज्ज़ा ऑर्डर करने के बाद पिज्ज़ा आता है तब तक ये रेस्टोरेंट कितने का होगा, कितना रेंट होगा, कितना मैन पावर होगा, कितनी क्रॉकरीज जाएगी, कितना रॉ मटेरियल होगा, कितने लोग बैठे हैं, उसका बेटा प्रोजेक्ट बनाओ। एंड यदि वो बच्चे ने काइंड ऑफ कमर्शियल थिंकिंग करना शुरू किया, उसके ऊपर अपने हाथ आजमाने शुरू किए कि बेटा ये करना चाहिए कि क्लाउड किचन करना चाहिए, यू मेक आउट अ प्रोजेक्ट एंड लेट अस सी कि उसके बारे में कुछ हो सकता है तो नहीं। तो बच्चा जब 3, 4, 5 चीज़ों के बारे में हाथ आजमाता है और उसमें एक आध में थोड़ी बहुत सक्सेस मिलेगी, बाकी में उतनी नहीं मिलेगी, हम फिर भी अप्रिशिएट करेंगे। तब उसको पता चलेगा कि गुजराती में कहते हैं उसको किटली वीसे 100 थाई छे, माने कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके कोई भी चीज़ होती है। करेक्ट, राइट। सो वो बच्चे को रियलाइज करवाना है 14-15 के आसपास पे। एंड जब उसने रियलाइज किया है तो 18-20 तक वो एकदम शांत वाला हो जाएगा, एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, मम्मी पापा की बातों को पॉजिटिवली सुनने वाला हो जाएगा। एक्सीलेंट। जब एक बच्चा
इस तरह की चीज़ें अगर पेरेंट्स कर पाएँ, और मैं तो हर पेरेंट्स को यही कहूँगा कि 50% 30% जितना इम्प्लीमेंटेशन कर सकें वहाँ से शुरू करें। और हो सकता है कि कई बार सफलता ना भी मिले, लेकिन हमने सब कुछ राइट किया, ये सेटिस्फैक्शन तो हमें रहेगा कम से कम। एंड उसके बाद तो फिर भगवान के हाथ में है। तो मैं इसमें जिस कहना चाहूँगा, हमें सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। करेक्ट। क्योंकि जब हम रिश्तों के अंदर सफलता की बात करते हैं जी, तो वो हम हमारी अपेक्षाओं को पूरी करने की बात करते हैं। करेक्ट। एंड जब किसी भी रिश्ते में अपेक्षाएं आ गई तो फिर वो कभी भी पूरी नहीं होती, चाहे वो महात्मा गांधी भी हो। एब्सोल्युटली। उनका भी बच्चा बोल देता है कि आप अच्छे पापा नहीं हैं। या फिर में भी हमने कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में भी लड़ाई हुई, तू मैं हुई, और कौन मम्मी पापा को ज्यादा प्यार करता है, तो वैसा वहां पर भी हुआ। जी। तो हमें जस्ट अपेक्षा नहीं रखनी है। मैं मेरे ऑडियंसेस को यही बोलता हूँ, कई बार ये सवाल आते हैं, सर हमारे कमांडो ट्रेनिंग में सुबह का प्रोग्राम चलता है, और सवाल आते हैं कि सर मेरा बेटा मेरी बिल्कुल सुनता नहीं है, मैंने तो उसके लिए इतना किया, आउट ऑफ द वे जाके हमने ये किया वो किया आजकल। मैंने कहा आपने किया, वो आपकी ड्यूटी थी, आपने व्यापार थोड़ी किया कि आपने इतना किया तो इतना वापस मिलना ही चाहिए। वंडरफुल। आपने जो किया बस आपकी ड्यूटी खत्म, आप और आगे और भी करना है, अभी आपकी ड्यूटी मरते दम तक चल रही है। यू आर नॉट डन। आप ये मत सोचना बेटा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा तो वापस कुछ नहीं करेंगे, आपको अभी भी करते रहना है। यू टेक केयर ऑफ योर ड्यूटी, इफ ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज ड्यूटी, इट्स हिज प्रॉब्लम, इट्स हिज कर्मा एज वेल, इट्स हिज कर्मा। राइट। पर इसमें एक चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। मैं बोलता हूँ बच्चा नहीं ही सुनना चाहिए। बच्चा माने मुझे लोग बोलते कि आप तो पेरेंटिंग कोच हो तो आपका तो बच्चा आपकी बात बड़ा होकर सुनेगा ना। मैंने नहीं सुनना चाहिए, उसके लिए तो मैं बाप हूँ, उसके लिए तो मैं कोच और कहीं से ढूंढ लूंगा, मैं आपके कमांडो प्रोग्राम में भेजूंगा राइट, कि जहां से उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाए। यदि मैं कोच पूरी दुनिया के लिए हूँ, यदि उसके लिए भी मैं कोच का ही रोल अदा करूंगा तो वो बाप मिस करेगा। तो मुझे उसके लिए बाप बनना है। एंड वो अपनी यदि पापा को, अपनी मम्मा को यदि किसी चीज के लिए मना न कर पाए तो ये तो गुलाम हुआ। करेक्ट। राइट। तो बच्चे को वो राइट होना चाहिए, इनफैक्ट वाइफ को भी राइट होना चाहिए, हस्बैंड को भी राइट होना चाहिए कि मुझे कोई चीज वस्तु पसंद नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ यू कैन डिसएग्री, ट्रू, बट यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट। सो ज्यादातर हम डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट मान लेते हैं। ट्रू। राइट। सो बच्चे ने डिसएग्री किया है, मम्मी पापा उसको ईगो पे ले लेते हैं, बट दैट इज नॉट। और हस्बैंड वाइफ में भी यही होता है, यही होता है। यहाँ पे एक लास्ट सवाल मेरा आता है सर, आज के दौर में हस्बैंड वाइफ के झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, सेपरेशंस हो रहे हैं, तो सिंगल पेरेंट का कल्चर बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट बच्चे का मानसिक असंतुलन भी हो जाता है, बिकॉज वो जो आपने कहा उसे 9 मिनट का टच मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। व्हाट डू यू थिंक इफ दैट सिंगल पेरेंट इज देयर? अगर किसी की डेथ हो गई है तो बात अलग है, तो समझाया जा सकता है बच्चे को कि भाई अब नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर सिंगल पेरेंट है तो फिर वो बच्चे को कैसे डील करें? पहली चीज कि सिंगल पेरेंट है तो ज्यादातर केस में मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, वो पहले कॉन्फिडेंट हो जाए। राइट। एंड पहले रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। नंबर 1 कि जहां पर यदि फिजिकली अब्यूजमेंट नहीं है, राइट, तो हमें वो रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बट यदि कहीं पर फिजिकल अब्यूजमेंट है, मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा शराब पी के मारते हैं, ऐसा कुछ है, तो मैं चाहूँगा कि वो बच्चा ऐसी लड़ाई रोज रोज ना देखे। बट अदरवाइज ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो काफ़ी सारे लोग छोटी छोटी लड़ाई में भी ईगो को बीच में लेकर आते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को मम्मी पापा दोनों का प्यार चाहिए। एंड शायद राहुल करके एक मूवी आया हुआ था, बड़ा प्यारा सा मूवी था, जिसमें वो बच्चा माने मम्मी और पापा को जब सेपरेट होते हुए देखता है, उसके कारण बीमार होता है, एंड उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड है उसको के अंदर पूरी अच्छे से समझाई गई है। एंड तब वहाँ पर बोला गया कि बच्चे को दुनिया में लाने के लिए जैसे दोनों की ज़रूरत है, उसको बड़ा करने के लिए भी दोनों की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वो बड़ा प्यारा सा मूवी था। एंड नाउ अब नंबर 2 कि यदि सपोज मम्मी ऐसी कोई भी सिचुएशन है या कोई पेरेंट नहीं है, सेपरेट है, तो कॉन्फिडेंट हो जाए,
पहली सिंगल पेरेंटिंग की शुरुआत सीता माता ने करी थी। So, एंड वो यदि लव एंड कुश को उस समय पे तैयार कर सकते हैं तो आप भी तैयार कर सकते हैं। सो पहला रिश्ता बचाने की कोशिश करें। इफ इट इज नॉट हैपनिंग तो मम्मी फुल ऑफ कॉन्फिडेंट होते हुए बोले कि मैं ये करूँगी और मैं ये करके दिखाऊंगी। वो यदि अपने आप को लो फील करेगी तो बच्चे को कॉन्फिडेंट कभी नहीं बना पाएगी। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चे को मम्मी की ओर से फीमेल एनर्जी मिल रही है। तो मे बी मामा, मे बी दादा, मे बी नाना, कोई ना कोई एक मेल एनर्जी उसको मिलनी चाहिए। माने घर के अंदर कोई ना कोई मेल मेंबर हो जो उसके लिए रोल मॉडल हो, जिसके साथ वो बच्चा बातचीत कर पाए, जिसके साथ खुल के वो शेयरिंग कर पाए, वैसा कोई एक मेल फिगर भी होना चाहिए। 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक और सवाल याद आ गया सवाल ये आ गया, आजकल कहा जाता है कि सेक्स एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चों को स्कूल में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ गलत तरह से उनको एक्सपोजर मिलता है और उसके कारण फिर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत हरकतें कर देते हैं। अब पेरेंट्स जो हो हमारे ज़माने के हैं या हम लोग हैं, हमें अपने पेरेंट्स से कभी इस तरह का नहीं मिला, और शर्म और वो जो इंडियन कल्चर में वो जो पर्दा है वो बहुत ज़्यादा है। तो अपने बच्चों से भी इन चीज़ों के ऊपर बात करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, आज भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन देम। अब ऐसे में पेरेंट्स उनको इस तरह के जो टबू टॉपिक्स हैं इनके बारे में कैसे बात करें, कैसे उनको समझाएं? अगर स्कूल के लिए ही डिपेंडेंट रहे तब तक तो पता नहीं, कई सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, गलत चीजें बच्चे सीख लेते हैं। और कई बार बच्चों के साथ गलत भी हो जाता है, बैड टच गुड टच ये बताना ही जरूरी है। चलो तो कई बार बच्चियों के साथ गलत हो जाता है, कई बार बच्चों के साथ गलत हो जाता है। आजकल मोलेस्टेशन के बहुत सारे यंग बच्चों के साथ हो रहे हैं किस्से। सो हाउ डू वी कोच या हाउ डज एनी पेरेंट कोच their children about this and openly talk about this? वेरी गुड। सो आज का समय क्योंकि ओपन है, बच्चे को सही या गलत चीज़ हम नहीं सिखाएंगे तो गलत चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के या कहीं भी से भी सीखने वाला है। हमारे समय पे शायद 20 साल तक, 25 साल तक कुछ पता नहीं था। ट्रू। इसलिए एजुकेशन नहीं मिलता था, चलता था। ढेर सारे लोग तो शादी के बाद भी कुछ पता नहीं होता था, धीरे धीरे वो एक्सप्लोर करते थे सारी चीज़ों को। बट नाउ टुडे इज द टाइम कि हमें बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। मे बी शायद हम कंफर्टेबल नहीं है, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर दिस जनरेशन। मे बी नेक्स्ट जनरेशन विल बी वेरी मच फ्रैंक एंड ओपन। पहली चीज़ हम करें, छोटे बच्चे को गुड टच एंड बैड टच सिखाना शुरू करें। नंबर 2, आज के समय में मेरा ये मानना है कि बेटा तो रफ एंड टफ होना ही चाहिए, पर बेटी उससे भी ज़्यादा रफ एंड टफ होनी चाहिए। कि यदि सामने वाला कोई उसे छेड़े तो सामने वाले को नानी याद करा दे, उसको भी बड़ी वाली दे पाए, वैसी बेटी होनी चाहिए। एंड बेटी को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, मे बी कराटे, मे बी कोई ना कोई स्पोर्ट्स या समथिंग, कोई एक चीज़ वस्तु होनी चाहिए कि बेटी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जब हो जाती हैं तो बेटी या वो जो बच्चा है वो मम्मी पापा के साथ खुल के बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने ही वो डिस्टेंस रखा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा होने पे बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, खास करके बेटियाँ गलत कदम उठा लेती है। मे बी शायद आजकल वैसा भी होता है कि कुछ पर्सनल मोमेंट्स हो, उसके वीडियोस कुछ बॉयज़ वगैरह बना लेते हैं एंड देन आफ्टर उसको ब्लैकमेल करते हैं। राइट, ऐसे ढेर सारी चीज़ें आती हैं। हम बच्चे को यदि ये बताए कि बेटा दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे खाना वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, पीना वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बट खाना खाते वक्त हम कचरा नहीं खाते, पानी पीते वक्त हम साफ पानी पीते हैं। वैसे भी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट के लिए हम वैसे साथी को चूज करें जो आपके लिए रिस्पेक्टफुल हो, जो आपके लिए मे बी साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हो, जो आपसे शादी करने के लिए रेडी हो। एंड अदरवाइज हमें नो कहने की वो होनी चाहिए। बट उसके लिए मुझे लगता है मम्मी पापा को थोड़ी फ्रंट में आके बातचीत करनी ही पड़ेगी। तो ये 3 चीज़ें हम ध्यान में रखें। सच एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, बड़ा मज़ा आया मुझे ये कॉन्वर्सेशन में आपसे ये सारी चीज़ें सीख के, बिकॉज मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है, सेल्स, बिजनेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल दिस, बट पेरेंटिंग के ऊपर पहली बार मैंने डिटेल डिस्कशन किसी से किया है 1-1.5 घंटे पहले। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपसे 15 साल पहले मिलना चाहिए था, 10 साल पहले मिलना चाहिए था, बिकॉज माई सन वॉज बॉर्न इन 2014, टुडे इज 11, वाह, तो 11 years मैं थोड़ा और बेटर पेरेंट बन सकता था. right, So right. I must tell everyone that see how much value Parikshit ji is adding to every parent's life, and पूरे इंडिया में आज उनसे सक्सेसफुल कोई पेरेंटिंग कोच और मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं मिला. एक्चुअली मैं इंडिया में नंबर 1 पेरेंटिंग स्टूडेंट हूँ, कोच नहीं, स्टूडेंट हूँ. 20 साल पहले सीखना शुरू किया था, अभी भी सफर अभी भी जारी सीख है. ही रहे हैं. नहीं, दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन. एंड आप मेडिटेशंस वगैरह भी काफी करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट. किसी दिन और दूसरे पॉडकास्ट में उनके बारे में बात करेंगे, बट देन मेडिटेशन के बारे में, हाँ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में. करेक्ट. दैट इज माय अनदर सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम बात करेंगे सर. बट थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू दिस स्टूडियो एंड टॉकिंग अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. रियली अप्रिशिएट. एंड आप सभी को भी कहूँगा, परीक्षित जी को, मुझे दोनों को आप फॉलो कर लें, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें. एंड आपके अगर पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आपके चैनल पे आप जाएं. ऐसे सैकड़ों पॉडकास्ट हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हैं, सैकड़ों उन पे व्यूज़ हैं और हज़ारों पेरेंट्स ने उन्हें पसंद किया है. यू विल ऑल्सो लाइक इट. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच. नमस्कार.